तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद द पेंडिंग क्वेश्चंस ऑफ हेलोल्केन हेलोरीन। स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ पेंटेन विल गिव थ्री। पेंटेन का फॉर्मूला यहाँ पे C5 है, गलती से C3 लिखा हुआ है। सो थ्री आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोराइड। आपको यहाँ पे तीन आइसोमर्स दे रखे हैं, ये सारे पेंटेन के आइसोमर्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपसे पूछा हुआ है कि इनमें से कौन है जो तीन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाएगा। इसको मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा और मैं सारे ही डेरिवेटिव बनाऊंगा। तो आप देखो, ये आपका पहला मॉलिक्यूल है, बताओ जी इसके कितने बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, बोलो। एक। 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 हाँ, इसका एक बनेगा क्योंकि देखो चारों मिथाइल एक कार्बन से अटैच है। आपको ट्रेनिंग मिली है सिमेट्री। अगर चारों चारों मिथाइल एक ही कार्बन से अटैच हो तो चाहे Cl यहाँ लगाओ, चाहे Cl यहाँ लगाओ, चाहे Cl यहाँ लगाओ, चाहे Cl यहाँ लगाओ, एक ही कंपाउंड बनेगा। तो इसमें बनेगा सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव और वो ये है। फिर आता है आपका बी ऑप्शन विच इज पेंटेन। पेंटेन में फोकस करो। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगाते हो तो वन क्लोरोपेंटेन, यहाँ लगाते हो तो टू क्लोरोपेंटेन, यहाँ लगाते हो तो थ्री क्लोरोपेंटेन, और अगर यहाँ लगाते हो तो वापस टू क्लोरोपेंटेन, रिवर्स नंबरिंग हो जाएगी। यहाँ लगाते हो तो वन क्लोरोपेंटेन। तो इसमें तीन बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। वन क्लोरोपेंटेन, टू क्लोरोपेंटेन एंड थ्री क्लोरोपेंटेन। और ये इसका आंसर भी है। और जो नीचे वाला आप देख रहे हो, इसमें अगर आपको याद हो तो इसमें चार बनेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। मैं ये नहीं बना रहा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, इतना भी प्रैक्टिस करा दिया काफी है। इसमें चार बनेंगे। इन दोनों मिथाइल में से कहीं भी लगा दोगे तो एक काउंट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सोचने का तरीका, ये सारे हेलोल्केन हैं और हेलोल्केन में सिर्फ एक ही अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको देखकर बॉइलिंग पॉइंट का फैसला किया जाता है, और वो है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल में आपको ट्रेनिंग दी है कि हमेशा पहले मास देखना है, अगर मास सेम हुआ तो साइज देखना। अब क्योंकि इनका मास सबका अलग अलग है तो मास के बेसिस पे आप तय करोगे, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर वंडरवॉल बनाएगा। तो आप बताओ जी क्या आंसर है इसका, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑप्शन बोलो। डी। डी। ऑप्शन डी, और आप इसमें रीजन लिखो हाईएस्ट मास। अपने लिए रीजन लिखो स्ट्रॉन्गेस्ट वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आओ शुरू करें। एल्काइल हैलाइड में डाला मैग्नीशियम तो बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये एक्स है। इसमें डाला पानी। जब पानी डालते हैं तो आपको ट्रेनिंग दी गई है, पानी H और OH की फॉर्म में ब्रेक करेगा। ये जो MgBr है ये OH के साथ बाहर निकल जाएगा, और ये H इस MgBr की जगह पे आ जाएगा, जिसका मतलब है साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर आपने लास्ट क्लास में भी देखा हो तो एनसीईआरटी बोर्ड जो है, CBSE प्रेफर करती है ग्रिनार्ड एजेंट के सिलेक्शन को। कहीं ना कहीं वो इस रिएक्शन को यूज कर रहे हैं, तो आपको ये रिएक्शन अपना और अच्छे से पक्का करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में जो मेन गलती का चांस होता है वो है आपसे एक्स पूछा है या वाई पूछा है, इस पर ध्यान लगाना। बिकॉज कई बार आते हुए क्वेश्चन में भी जल्दबाजी करते हुए बच्चे इसका आंसर गलत मार्क कर देते हैं, उनको लगता है कि शायद एक्स निकालना है। हालांकि यहाँ तो कोई भी चॉइस एक्स की ठीक नहीं है, लेकिन
आपको देखना चाहिए। गलती होने का चांस भी बताना जरूरी है साथ साथ, कि आप एग्जाम में किन गलतियों से बच सकते हो। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग आ रहा है, फोकस करेंगे। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सच बात है। और आपको याद है इसके चार रीजन थे। पहला था सीसीएल बॉन्ड स्ट्रांग है, दूसरा रेजोनेंस के कारण बॉन्ड डबल है, तीसरा इसका कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, और चौथा आने वाला न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन खाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफाइल से आराम से रिएक्ट नहीं करती। रीजन दिया हुआ है, नाइट्रो ग्रुप अगर क्लोरोबेंजीन में लगाओ इट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है, ये भी आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, और इसका आंसर क्या था याद करो, कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है कार्बो एनाइन, और अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे बैठा हो तो वो कार्बो एनाइन को स्टेबलाइज कर देता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। तो अपने आप में ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये एज ए एक्सप्लेनेशन गलत है। अविनाश ये हटाओ जो लिखा आपने, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको पहले ही दे दी है इसकी। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन सही, एज ए आंसर ये सही नहीं है, तो इसका आंसर ए माना जाएगा। सर आप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो इसको? बताओ क्या पूछना है बेटे। सर बी पार्ट ट्रू तो है, बट इसका आंसर बी क्यों नहीं है? अरे हाँ, बी तो है यार, मेरा ध्यान वहां चला गया ना उसमें, जो ये ड्राइंग बना के बैठा हुआ है। बी आंसर। अरे बाकी लोग भी एक्टिव रहो ना यार, थोड़ा ध्यान लगाओ। एसर्शन सही है, रीजन भी एज ए स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि सीसीएल बॉन्ड स्ट्रांग है, कार्बन sp2 है, छोटा बॉन्ड बना के बैठी है, फिनाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला रिपल्शन खाता है। अगला आ रहा है इनैंशोमर डिफर ओनली इन। इनैंशोमर्स में किस चीज का डिफर होता है, बताओ जी। रोटेशन। रोटेशन। बी। और बाकी चॉइसेस को भी फिर अब याद रखो, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव सेम सॉलिबिलिटी। तो इनमें मेल्टिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, सॉलिबिलिटी सेम है, इस पर ध्यान लगाओ। अगला आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलाइड कंटेन sp2x बॉन्ड, मतलब जो हेलोजन है वो किस केस में sp2 कार्बन से अटैच है। तो इसका आंसर है विनाइल। मैं स्ट्रक्चर सारे बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। एलाइल। एलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन है। एल्काइल। बेंजाइल का मतलब होता है बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन है। और विनाइल का मतलब है डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे हेलोजन है। बनाओ। अभियंश मान, बेटा आपसे ना ये लाइन डल गई है येलो वाली, इसको हटाओ, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ अभी। अभियंश मान, इसको हटाओ बेटे, आप ही जो आप बनाई जा रहे हो ना ये, मैंने एनेबल कर दिया है, इसको रिमूव करो। नहीं कर पा रहा, हाँ ना बोल। इसके आज सेटिंग चेंज हो गई है तो बाद में करना पड़ा है मुझे। चलो मैं फिर मैं इस फाइल को रिमूव करता हूँ, चलो। सोल्यूशन तो सारे हैं बट ये कि, हाँ जी 36 आ रहा है। ये आपको तीन कंपाउंड दे रखे हैं और वो आपसे कह रहा है कि बताओ SN2 रिएक्शन कौन जल्दी दिखाएगा।
देखो SN2 में हमने कहा था स्टीरिक हिंडनेस को हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचो। SN2 तो छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, ये सबसे स्लो रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो, ये तो क्लोरोबेंजीन है, आपको पता है क्लोरोबेंजीन तो SN रिएक्शन ही नहीं दिखाती। इसमें जो कार्बन है, क्लोरीन है, वो sp2 कार्बन से अटैच है, सो ये Cl तो बाहर आ ही नहीं सकती, बात ही खत्म हो गई इसकी तो। सो ऑब्वियसली किसी भी ऑर्डर में सबसे पीछे रहने वाला है क्लोरोबेंजीन। इसके अलावा आपको SN2 में क्या ट्रेनिंग दी गई थी, इसको तो मतलब आपको पहले ही साइड कर लेना है कि भैया तू कहां से आ गया भाई, तू तो रेट ही नहीं करता। अब जो बाकी दो लोग बचे हैं उनमें सिंपली आपको डिग्री मार्क करनी है, जैसे आपको लास्ट क्लास में समझाया है कि SN2 में डिग्री मार्क करनी है आपको। जिसपे भीड़ भाड़ कम होगी वो प्राइमरी होता है, तो प्राइमरी वाला विल रिएक्ट फास्टर, फिर सेकेंडरी वाला, फिर टर्शरी वाला, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक द ऑर्डर। तो इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन सेकंड, उसके बाद आएगा फर्स्ट, और उसके बाद आएगा थर्ड। अगले क्वेश्चन आ रहा है, हमें ये रिएक्शन पूरे करने हैं, तो और पूरा करते हैं, कन्वर्जन का खेल है, खेलते हैं। ये एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, सोचते रहो। इसमें आपने HBr डाला, रूल बोलो कौन सा। मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। मैं अक्सर ये लाइन बोलता हूँ कि मार्कोनिकॉफ फंक्शन ग्रुप को बीच में लेकर आता है। और इसके बाद हम डालेंगे एक्वस केवेज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बहुत काबिल बच्चे हैं वो भी CBSE बोर्ड में गलती करते हैं, उसकी वजह है क्योंकि मन कहता है कि मैं हवा में सब कुछ निकाल लूंगा, वो है नहीं एक्चुअली। आपको ऐसे क्वेश्चन आराम से करने चाहिए। आप कोई रफ पेज का इस्तेमाल कर सकते हो, आप आखिरी का पेज यूज कर सकते हो, उस पर आपको ये पूरा लिखना चाहिए, फिर आपको आंसर मार्क करने चाहिए। आते हुए क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। अगला आ रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑकर इन। बताओ जी किसमें होती है। SN2। SN2। हमारा स्टैंड रहता है SN2 में होती है इन्वर्जन, लिखो साइड में, और SN1 में होती है रेशमाइजेशन। अगला आ रहा है, क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ये बात सच है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, रेजोनेंस के कारण बॉन्ड डबल है, फिनाइल कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन खाता है। अब ये सीखो मुझसे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं चारों रीजन बोल रहा हूं। आपके दिमाग में, आपके बैकग्राउंड में ये सब गाने बजने चाहिए। आप ये चारों पॉइंट सोच रहे हो। रीजन दिया हुआ है, CCl बॉन्ड गेट वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। फॉल्स, वीकर नहीं होता, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी ऑप्शन माना जाएगा। ऑप्शन हम प्रिंट नहीं कर पाए क्योंकि अलग अलग ईयर के क्वेश्चन लगाए हुए थे, बट आपको होपफुली अब तक सारे ऑप्शन याद हो गए हैं। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो रीजन गलत है तो सी आंसर है। हाँ जी, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस। बताओ जी क्या नाम है उसका। फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन। और एक इक्वेशन लिखते हैं, ये हो सके तो इक्वेशन याद रखो। इसको फॉस्फीन गैस भी कहते हैं, इसे कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ये पॉइजनस गैस है। ये रिएक्शन लाइट में प्रमोट होता है। हमारे पैकेज में क्वेश्चन है, आप पढ़ना घर में। क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल फिल्ड अप टू ब्रिम। थोड़ा सा इथेनॉल डालते हैं ताकि फॉस्जीन गैस ना बने, बने तो न्यूट्रलाइज हो जाए। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो पैराग्राफ के होते हैं उसके पैराग्राफ से कोई संबंध नहीं होता, तो पैराग्राफ आप अपने आप घर में पढ़ना। आओ क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। वाई रेशमाइजेशन ऑकर इन SN1। तो आपको याद होगा कल भी जवाब दिया था। ये अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 1 नंबर में डायग्राम अति हो जाता है।
पर हम रीजन फिर से लिखेंगे, वाई रेसमाइजेशन ऑकर इन SN1, तो इसका जवाब है इंटरमीडिएट, छोटे में लिखवा रहा हूं मैं, कल सिखा दिया था। इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, it has planar shape, nucleophile can attack from either of the plane, from either side of plane, resulting in inversion and retention. अभी छोटे में लिखवा रहा हूँ बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने इसका डिटेल करा दी है, नोट कर लो। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा लिखवा दिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इथेनॉल इज लेस पोलर देन वाटर। ये क्वेश्चन गूगली था एक्चुअली, मतलब काफी बच्चों को झटका लग गया इससे कि ये क्या हो गया, पर एक आधा नंबर में कुछ भी खेला जा सकता है। इसका संबंध केमिकल बॉन्डिंग से है, आपको फिर थोड़ी सी 11th आनी चाहिए। पोलैरिटी पे क्वेश्चन हमने CBSE के लिए भी कराए हैं, पर मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को पिक नहीं कर पाता। हमेशा याद रखो, पोलर और नॉन पोलर या लेस पोलर, इसका जो संबंध है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चलता है। आप पानी को देखो और आप एल्कोहल को देखो, पोलैरिटी का संबंध होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचती है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इससे क्या होता है कि चार्जेस ज्यादा पैदा होते हैं। मैं फिर बता दूं, हमारी मजबूरी है कि हम तो हमेशा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ही दिखाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डबल एरो दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये कन्वे कर सकूं कि देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो वो हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेती है। इसका मुकाबला अगर आप करो यहाँ पे, तो यहाँ पे सामने कार्बन आ रही है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो ये बहुत ज्यादा खींचेगी, लेकिन कार्बन से ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगी क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। नतीजा इस पे चार्ज कम आएगा। अब हमें मजबूरी में देखो सेम चार्ज दिखाना पड़ेगा क्योंकि पार्शियली दिखाने का रिवाज होता है, हम कोई मैग्नीट्यूड तो दिखा नहीं सकते। इसीलिए जो पानी है वो स्लाइटली मोर पोलर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, बट स्लाइटली मोर पोलर है। तो आपका जवाब होगा कि ऑक्सीजन कैन पोलराइज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन देन कार्बन। Oxygen can polarize higher electron density from hydrogen than carbon, which makes water more polar, जिससे पानी ज्यादा पोलर हो जाएगा। आराम से लिखो ये आंसर, ये गूगली है क्वेश्चन। अभी भी अगर आप सही माइंड फ्रेम में बैठे ये पढ़ रहे हो या रिकॉर्डेड लेक्चर आगे जो बच्चे सुन रहे होंगे, इस क्वेश्चन को मार्क करो।
और अपने ब्रेन को समझाओ दिस कैन हैपन। कुछ चीजें 11 के बेसिस पे या एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो आपकी नॉलेज को टेस्ट कर दे, तो तैयार रहो इन चीजों के लिए। इनकी तैयारी ऐसे होती है कि जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, तो उनकी रेंज बढ़ती है क्वेश्चन सॉल्विंग की। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप 15 से 30 सैंपल पेपर जरूर करो। 15 तो आपको लिख के देखने चाहिए, उसका मैंने आपको रूटीन बता रखा है। 15 सैंपल पेपर आपको पढ़ने चाहिए। तो अलग अलग पेपर पढ़ने से, अलग अलग पेपर सॉल्व करने से रेंज बढ़ती है, क्वेश्चन देखने की एबिलिटी बढ़ती है। हाँ जी, सी पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2। तो इसका जवाब मैं यही दे दूंगा, देखो क्योंकि रीजन तो उसने मांगा नहीं है। बहुत अच्छी बात है, तो हमें सीधा सीधा आंसर ही टिक करना है। बताओ जी, आयोडो या क्लोरो? आइडो। तो आइडो। करेक्ट आंसर लिखो अपने हाथ से, आयोडो। हाँ जी, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड या फिर वन क्लोरो साइक्लो 1 क्लोरो 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेन, बोलो। वन वन क्लोरो। साइक्लोहेक्साइल। ये साइक्लोहेक्साइल। प्राइमरी है, देखो ये सेकेंडरी है। आपको बताएगा हेलोजन सेम है तो आप डिग्री मार्क करोगे। सो प्राइमरी वाले को आप फेवर करोगे। प्राइमरी में सीरीकंडस कम होती है, ये इसका आंसर है। टिक करवाना चाहते हो तो टिक भी कर देता हूँ, बट मैं टिक के मूड में नहीं था। मैं चाहता हूँ कि आप सीबीएसई के हिसाब से लिखो। और द बेस्ट पार्ट इज आपको रीजन देकर आना नहीं है, नीचे भी रीजन नहीं देना। वो कह रहा है कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1। अब अगर आप देखो इन क्वेश्चन में देखो, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि जो चॉइसेस को समझना भी जरूरी है। टेक्निकली आपको ऊपर वाला क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब नीचे वाला क्वेश्चन करके आप कह रहे हो आ बैल मुझे मार। मेरा मानना है कि नीचे वाला क्वेश्चन करके आप अपना समय खराब कर रहे हो, और आप कह रहे हो आ बैल मुझे मार, क्योंकि SN2 सोचना तो 100 गुना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू SN1। अच्छा, SN1 में भी उसने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा, उसने नाम दे दिए। इसका मतलब आप पहले समय खराब करोगे स्ट्रक्चर बनाने में, और आप में से कोई महानुभाव अगर स्ट्रक्चर ही गलत बना गया तो रेस से वैसे ही बार हो गया। सो मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों के बारे में भी विचार करना है जब हम ये क्लासेस ले रहे हैं। तभी मैंने कहा था कि मैं घास नहीं काटूंगा, मैं तो बहुत आराम से पढ़ाऊंगा और हम हर चीज के बारे में बात करेंगे। हम आपकी काउंसलिंग और ट्रेनिंग भी आपको दे रहे हैं, आप सोचो उस पर। नीचे वाला क्वेश्चन सुसाइडल है करना, एक्चुअली इसको छेड़ना नहीं चाहिए अगर चॉइस है तो। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन इन एनी केस। नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। वन ब्रोमोपेंटेन। ये तो ऑलमोस्ट एग्जामिनर कह रहा है कि मत कर। उसने SN2 का क्वेश्चन दे के उसमें स्ट्रक्चर दे के ऑलमोस्ट आपको ये कह दिया है कि मत करिए क्वेश्चन। फिर भी कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करने जा रहा है तो वो पता नहीं क्या सोच रहा है। क्योंकि ये मैं मान नहीं सकता किसी का SN1 वीक होता है, SN2 वीक होता है। SN2 में तो कुछ सोचना ही बहुत कम होता है। इनको अरेंज करना है तो नंबरिंग डालना सही फैक्ट पैटर्न रहेगा। बार बार नाम लिखने स्ट्रक्चर बनाने मुश्किल लगते हैं, तो अपने हिसाब से आप नंबर डाल दो। और जब भी कभी ऑर्डर हो तो हमें देखना पड़ता है ऑर्डर कौन सा है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसके नंबर करते हैं। तभी कह रहा हूँ इसमें कितने सारे गड्ढे हैं, मतलब वो बच्चे महान होंगे जो ये क्वेश्चन कर कर आ रहे होंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे कमजोर कौन होगा। तो आपको पता है SN1 में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखी जाती है। ये आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करने वाला है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करने वाला है, और ये सेकेंडरी। तो हु इज लीस्ट रिएक्टिव, इट इज सेकेंड। बेटर रहेगा थर्ड, और सबसे अच्छा रहेगा फर्स्ट। उसने रीजन मांगा नहीं है, हम देंगे नहीं, लेकिन मैंने आपको रीजन सुना दिया है। इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने वाला है, अभी लिख रहा हूं, बोर्ड में देकर मत आना, रीजन बिल्कुल मत देकर आना। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बनाओ। नेक्स्ट आ रहा है इसका सेकंड पार्ट में नाम दिया हुआ है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन।
2 bromo 2 methyl butane. Two bromo 3 methyl butane. अगेन हम नंबर डाल लेंगे, इससे आसानी होती है। आप डिग्री कहते हो तो मैं लिख देता हूँ, ये प्राइमरी, ये टर्शरी है और ये सेकेंडरी है। SN1 का संबंध कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा फर्स्ट, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। उसके बाद होगा थर्ड और उसके बाद होगा सेकंड। सेकंड में टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज मोस्ट स्टेबल एंड रिएक्टिव। इसमें सेकेंडरी बनेगा, इसमें प्राइमरी बनेगा। रीजन एग्जाम में देकर नहीं आना। कई बार चॉइसेस होना भी एक मैटर हो जाता है, बच्चे रॉन्ग चॉइसेस बनाते हैं। कुछ बच्चे ज्यादा सोच जाते हैं, कुछ बच्चे सोच जाते हैं कि मैं टफ क्वेश्चन करता हूँ। पता नहीं बच्चे कहाँ कहाँ से ना रैंडम रैंडम थिंकिंग रखते हैं। आपने इन सब चीजों को ओवरकम करना है। राइट द इक्वेशन, पहला आ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। हालांकि ये हम कर चुके हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं इक्वेशन तो हमेशा लिखाऊंगा दोबारा। हम तो कह रहे हैं जितनी बार इक्वेशन लिख सकते हो लिखो। अब कई बच्चे इसमें ये सोच सकते हैं कि क्या हमें प्रोडक्ट के नाम देकर आने चाहिए। अब जैसे फॉस्जीन नाम बहुत फेमस है तो देकर आने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि उसने मांगा नहीं है। सीबीएसई में ये रूल होता है कि जो उनको चाहिए फिर वो मुंह से बोलते हैं। सो अगर कोई चीज का नाम आपको आता है, आप श्योर हो, तो आप नाम लिखो। अब जैसे HCl का नाम लिखना बेवकूफी है, इसके लिए कुछ नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम की बात होती है। HCl का नाम देकर हम केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब लिख के नहीं आना, बचपना नहीं दिखाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम अगर आप लिख सकते हो प्रोडक्ट में तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो शांत रहो। क्लोरोबेंजीन में डाला है मिथाइल क्लोराइड AlCl3। रिएक्शन का नाम बताओ। What's it? Friedel-Crafts. Craft Fiddlecraft. solution. Fiddle crafts. वुड्स में बेटे सोडियम डलता है वुड्स फिटिंग में। तो ये है फिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन। अगेन रिएक्शन का नाम नहीं मांगा, आप मत लिख कर आना। आता हो तभी लिखो, और कंपाउंड के नाम नहीं मांगे मत लिखो। लिखना चाहते हो तो कुछ भी लिख सकते हो, कॉमन नेम लिख के आ सकते हो, ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन, पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन। बट आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि पता है क्या, नाम ट्रैप है। अगर आप गलत नाम लिख गए तो आप गए। मेरा मानना है नाम नहीं पूछे मत लिखो। आंसर एनी थ्री। इसमें चार चार पार्ट हैं, दो पार्ट नीचे रखे हुए हैं मैंने ताकि गैप मिल गया लिखने के लिए। आओ शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। हम सारे पार्ट का आंसर देंगे। विच आइसोमर ऑफ C5H10 गिव सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन द ब्राइट सनलाइट। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो ये कोई सस्पेंस है ही नहीं, आपको पता है कि ये है साइक्लोपेंटेन। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। साइक्लोपेंटेन में सिमेट्री है, 5 कार्बन है, पांचों चेन के अंदर है। पांचों में से कोई भी हाइड्रोजन हटा के अगर आप Cl लगाओगे तो एक ही कंपाउंड बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, और वो है क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अगेन नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख रहा हूं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम में जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं दैट इज
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अगर आप इस क्वेश्चन में भी सोच रहे हो फिर आप बहुत खतरे में हो। हमें तो नए क्वेश्चनों को सोचना है जो हमने ना देखे हो, ये तो मुझे याद होना चाहिए, ये तो देखते ही हिट करना चाहिए। अगला आ रहा है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ रिलेटेड टुवर्ड्स SN2। अगेन आप पढ़ना ध्यान से, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। SN2 तो बाद में आएगा, पहले हमें कंपाउंड के नाम दे रखे हैं तो वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अगेन ये आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप देखो कितने सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। तभी मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो क्लासेस हैं ये सच की क्लासेस हैं। इसके बाद रिवीजन करना बड़ा आसान होता है क्योंकि इसके बाद आंखें खुल जाती हैं। और मैंने डाटा भी बहुत बड़ा कर लिया क्योंकि मैंने 16 साल का आपको डाटा दे दिया, विच इज ए ह्यूज डाटा। तो पहला काम है कि हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर हम इनको नंबर करें ताकि हमें ऑर्डर में लगाने में आसानी हो। यहाँ तक नोट करो। और फिर जब SN2 के बारे में आप सोच रहे हो तो अपने आप को आप याद कराओ। SN2 के लिए देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस देखने का सबसे आसान तरीका है कि हम डिग्री मार्क करें। ये है सेकेंडरी, ये है प्राइमरी और ये है टर्शियरी। डिग्री किसकी मार्क करनी है? डिग्री उस कार्बन की मार्क करनी है जिसपे आपकी हेलोजन अटैच है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला हुआ है, इसका मतलब जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा वो होगा जिसपे भीड़ भाड़ ज्यादा है, वो है नंबर थर्ड। उसके बाद है नंबर सेकंड, नंबर नंबर फर्स्ट, और उसके बाद है नंबर सेकंड। सेकंड वाला और रीजन दे के नहीं आना आपको क्योंकि इसने पूछा नहीं आपसे, और रीजन अपने लिए आप समझ सकते हो। एल्काइल हैलाइड जो प्राइमरी होगा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पे जल्दी होगा। मैंने ये इंक्रीजिंग में लाइनें खींची हैं, क्या आपने खींची है? तभी मैं कहता हूँ कहीं पहुंच के भी कुछ लेकर नहीं आ पाते, खाली हाथ आ जाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ सोचो, जैसे मैं सोचने के लिए कह रहा हूँ ब्रेन बनाओ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन हमारे हर टेस्ट का हिस्सा रहा है ये। एनसीईआरटी क्वेश्चन, व्हाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। किसी बच्चे को याद है रीजन इसका? ये क्योंकि ये पैरा आइसोमर बनाता है इसलिए। सर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है इसमें as Symmetry. गलत, गलत जवाब। दोनों ने, जो पहले दो बंदों ने बोला, दोनों ने गलत बोला। रहते हैं टाइटली पैक। क्या क्या बोल रहे हो यार। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट है, बच्ची ने सही जवाब दिया था। पंच वर्ड है सिमेट्री। तो ड्यू टू सिमेट्री स्टेरिक हिंड्रेंस पता नहीं कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ पे कौन सा मिक्स कर देते। ड्यू टू सिमेट्री इन पैरा आइसोमर, याद करो, इट्स मॉलिक्यूल्स पैक्ड क्लोजली। इन लैटिस, लैटिस मतलब होता है वो सॉलिड का टुकड़ा, शोज हायर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के 2 या 3 क्वेश्चन पूरे ऑर्गेनिक में हैं, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चनों में ध्यान लगाना चाहिए बिकॉज ज्यादा क्वेश्चन है नहीं हमारे पास। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि मेल्ट करता है सॉलिड, और सॉलिड में सबसे बड़ी चीज होती है पैकिंग, कि मॉलिक्यूल कितना क्लोजली पैक करें। ये हमारी केमिस्ट्री में कहावत है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पैक क्लोजली। तो जो पैरा आइसोमर है वो सिमेट्रिकल है। हालांकि एग्जाम में देके आने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखकर आप आ सकते थे, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इससे आंसर भी सुंदर लगता है और आपको भी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहती है। ये क्वेश्चन था। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन के मुकाबले हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। पंच वर्ड है सिमेट्री, पंच वर्ड है क्लोज पैकिंग। इसके नंबर है। सिमेट्री लिखकर नहीं आए तो आप गए, नंबर नहीं मिलेंगे। और देखो फिर से उसी प्रकार का रिएक्शन आ रहा है, तो आपको एक फील आएगी क्योंकि हम 2008 से जर्नी शुरू करके बैठे हैं। ये तो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई का एग्जामिनर का फेवरेट चॉइस क्वेश्चन बना हुआ है।
तो पहले स्टेप पे आपको पता है बनने वाला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सेकंड स्टेप में MgBr हट जाएगा, उसकी जगह पे H लग जाएगा, पर आपने H दिखाना नहीं है ये, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन चल रहा है, H नहीं दिखाना है। MgOH Br के नंबर नहीं है, जो बच्चे भोले वाले बच्चे बैठे हैं हमारे, MgOH Br के कोई नंबर नहीं है। तभी कहता हूं बैलेंसिंग को साइड रखो, साइड प्रोडक्ट को साइड रखो, मुद्दे की चीज देखो। अगेन नाम नहीं पूछे, नाम में मत घुसना। आओ जी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेपर आपके लिए 2024। इसमें मैंने कंपार्टमेंट भी डाल दिए, इसमें दो पेपर हैं 2024 के, कंपार्टमेंट के पेपर भी डाल दिए थे मैंने। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 मोस्ट इजीली एंड व्हाई? आप बता रहे हो जी इसका आंसर। ए पार्ट, A part. क्योंकि हाइड्राइड इज अ ग्रुप। हाँ, तो आप बस टिक कर लो, लेकिन अपने मन को समझाओ, अपना रीजन मन में रिवाइज करेंगे। CI बॉन्ड लॉन्गर, डिसोसिएट फास्टर, आयोडाइड इज गुड लिविंग ग्रुप। ये हुआ पहली बॉल पे ही, लूज बॉल, छक्का, बाउंड्री से बाहर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? अब हम एक एक करके चेक करेंगे। हम अपने आप को क्या समझाएंगे? हम अपने आप को ये समझाएंगे कि लंबी गहरी सांस लो, रेस नहीं लगी है। हम पूछेंगे कि हम सोचेंगे कि लीस्ट रिएक्टिव पूछा है या मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, हम सोचेंगे। SN रिएक्शन में हमेशा मोस्ट रिएक्टिव की बात होगी, तो SN1 के बारे में सोचो। जो लोग SN1 दिखाएंगे दे आर गोइंग टू रिएक्ट फास्टर। SN1 कौन दिखाएगा? जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब आपका फोकस रहेगा ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पहला ऑप्शन आ रहा है क्लोरोबेंजीन, ये तो रेस से ही बाहर हो गया, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन अगर बेंजीन के साथ लगी हो तो बाहर ही नहीं आती, तो ये तो मतलब डमी चॉइस है, इसको तो भूल जाओ। अब बाकियों में आपने क्या सोचना है? बाकियों में आपने देखना है कि मैं कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा। तो आप देखो, इसमें जो क्लोरीन है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये फॉर्म करेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। फिर से ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ हेलोजन लगी है, ये बाहर नहीं आएगी। बेंजीन के साथ हेलोजन लगी है, ये बाहर नहीं आएगी। ये तो रेस से ही बाहर है, मतलब ये तो ऑप्शन देखने के लायक ही नहीं है। दोनों ही केस, क्लोरोबेंजीन और विनाइल क्लोराइड, SN रिएक्शन नहीं दिखाते अंडर नॉर्मल कंडीशन। और ये रीजन आपको बहुत अच्छे से आता है। sp2 कार्बन में एक शॉर्टर बॉन्ड, तोड़ना ही मुश्किल है। इसको ध्यान से देखो, पहचानो ये कौन है? डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन है, बोलो कौन है ये? एलाइल। ये एलाइल है, और इसका ही कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसमें दो बनते हैं स्ट्रक्चर, अपने लिए लिख रहे हो आप ये सब। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि A और C चॉइस तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, तो लड़ाई बहुत छोटी सी रह गई B और D में। तो बस D में आपको देखना था कि ये एलाइल कार्बोकेटाइन है। इसका मतलब जब हमें कहा जाता है कौन SN रिएक्शन जल्दी दिखाएगा, तो हमारी आंखें ढूंढ रही हैं कौन SN1 दिखाएगा। जो SN1 दिखाएगा दैट इज गोइंग टू रिएक्ट फास्टर। हाँ जी, हु विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली? तो आओ चेक करते हैं, दूसरे सेट का क्वेश्चन था ये, और इसमें भी हम सेम सोच लेते हैं। देखो, ये ब्रोमीन जो है ये डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे लगी हुई है, आंखें खोलो, तो ये बन गया आपका एलाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये प्राइमरी कंपाउंड है, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजाइल नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ये सिंपली साइक्लो हेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बनेगा आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसमें देखो, यहाँ से ब्रोमीन हटेगी, ये बनेगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये कार्बन जो है ये दो कार्बन से अटैच है, और फिर से बेंजीन के साथ लगा हुआ है। ऑप्शन ही मतलब रूल्स रेस से ही बाहर है, क्योंकि ये तो बाहर ही नहीं आने वाली। तो बात फिर वहीं पे आ गई, ए पे, एलाइल पे, क्योंकि सबसे स्टेबल एलाइल कार्बोकेटाइन होता है। फिर प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवा रहा हूँ फिर से। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, फिर एलाइल, सीबीएसई में यही चलता है, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी।
आईयूपैक नेम, और ये आईयूपैक नेम पहले ही आ चुका है। डी आंसर है, दोबारा करा देता हूँ, छोटा सा ही नाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर 2011 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको सिखाया था कि आप एक ऐसी चेन देखोगे जिसमें सभी ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले, तो 1 ब्रोमो, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बस आप स्ट्रक्चर खोल के बना लो, नंबरिंग कर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, फर्स्ट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, रूल बोलो। मार्कोनी मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। एरोस बनाओ अपने लिए, इंटरेक्टिव वे में पढ़ाई करो। सेकेंड रिएक्शन का नाम बताओ। फ्री एफआरएस। FRS। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और आपने सीखा हुआ है कि अगर एल्कीन हो तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। मेरे नोट्स पढ़ो ध्यान से, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, एल्कीन एलाइलिक, बेंजीन बेंजाइलिक। तो डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन लगाना है। लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। एल्कीन एडिशन नहीं दिखाती इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और आपका फोकस क्या रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन अटैक करेगी, जिसको हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी जरूर लिखो अपने लिए। रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों ही एनसीईआरटी के हैं। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। रीजन है बिकॉज ग्रिनार्ड रिएजेंट react with water and get converted to hydrocarbon। ग्रिनार्ड एजेंट बनाते वक्त पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी हुआ तो ग्रिनार्ड एजेंट पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन वगैरह फॉर्म हो जाएगी। हमें ग्रिनार्ड एजेंट चाहिए था, हमने बनाया, लेकिन हमें मिला कहाँ पे। पानी हुआ तो आपको ग्रिनार्ड एजेंट नहीं मिलेगा, तो उसकी लाश मिलेगी एल्केन की फॉर्म में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, याद करो। एक्वस केवेज डालेंगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक केवेज डालेंगे तो एल्कीन बनेगी, क्यों। ये 2 दिन बहुत ही फेमस एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। केसीएन डालेंगे तो सीएन लगेगा, एजीसीएन डालेंगे तो एनसी लगेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। थोड़ा आंसर इसका बड़ा पड़ता है, लेकिन आपको देखो सीबीएसई में 1 मार्क्स में बहुत डायग्राम बना के नहीं आने होते, बस आपको पॉइंटर्स की फॉर्म में अपनी बात एक्सप्लेन करनी है। एल्काइल हैलाइड में एक्वस केवेज डालने पे एल्कोहल क्यों बनता है, तो आप क्या लिख कर आओगे, इन एक्वस केवेज, सटीक आंसर लिखवा रहा हूं, इन aqueous KOH hydroxide ions are present which act as nucleophile and form alcohol by SN reaction। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है। आप रिएक्शन ना देकर आना चाहो मत देकर आओ, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो जरूर देकर आओ। कुछ बात है ही नहीं इसके अंदर, तो ये तो बहुत ही आसान है। नहीं रिएक्शन देकर आना, मत देकर आओ, अभी लिख लो। जो बच्चे काबिल हैं, टॉपर हैं, आप जरूर देकर आओ रिएक्शन। जो बच्चे एवरेज हो, आप मत छेड़ो, क्योंकि रिएक्शन के कोई नंबर नहीं है इसमें।
केवेज को पानी में डालने पे हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन एक सिंपल न्यूक्लियोफाइल है। ये एसएन रिएक्शन दिखाते हैं, हेलोजन हट जाएगा, उसकी जगह पे OH लग जाएगा। याद करो, इन एल्कोहलिक केवेज एल्कोक्साइड आयन इज प्रेजेंट। याद करो, विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने कहा था मेट्रो में दो लोग आपको देख रहे हैं। एक सोच रहा है कि कब आप सीट खाली करो तो आपकी जगह बैठ जाए, दूसरा सोच रहा है कि आपके हाथ का मोबाइल आईफोन बड़ा अच्छा है, ये तो मेरा होना चाहिए। एक आपकी सीट पे बैठना चाहता है और एक आपका मोबाइल छीनना चाहता है, ये छीनना चाहता है। सिल्क ऑक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा, इट लिखवाया था आपको लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट, छीनेगा। इट एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एल्कीन। अगेन, कमजोर दिल वाले इसे अटेम्प्ट ना करें। आप रिएक्शन तभी लिखो अगर आप संभाल सकते हो। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप रिएक्शन लिखो, कोई आपसे नहीं कह रहा आ बैल मुझे मार। ये देखो, हेलोजन चली जाती है और अगर एल्कोक्साइड आयन प्रेजेंट हो तो उसकी प्रेजेंस में ये वाला हाइड्रोजन को ये निकाल लेती है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे जिससे एल्कीन बनेगी। बहुत बढ़िया। ये कौन बच्चा था ये, किसी ने देखा था इसका नाम? सर निगर निगर सर लिखा हुआ नाइगर था। था समथिंग, NIGER। किसी बच्चे को इसका मतलब लिंक शेयर किया है जिन्होंने ना, इसीलिए हम लिंक शेयर नहीं करते। ये दोबारा भी तंग करेगा। क्योंकि दो तीन बच्चों के पास ऐप नहीं थी तो उनको लिंक शेयर किया, बट ये ही है, बच्चे ईमानदार नहीं होते, दे हैव वेवर्ड माइंड। फिलहाल मैंने आपको सबको म्यूट कर दिया है, सो जस्ट गो थ्रू द आंसर्स, हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद मैं आखिरी में आपसे बात करूंगा, कोई क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ तो। सो जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो प्रवृत्ति है जो एल्कोक्साइड आयन की, वो ये है कि मैं प्रोटॉन छीन लूं जिससे एल्कीन बनेगी। नेक्स्ट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हो तो आप देख सकते हो, इस पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, इसको आप ठीक कर सकते हो। सो यहाँ पे हेलोजन जो है वो डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे लगा हुआ है। याद करो, अगर डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे हेलोजन लगा हो तो उसे विनाइल कहते हैं। डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हो तो उसे विनाइल कहते हैं। और अगर डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन लगा हो तो उसको एलाइल कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन पे हेलोजन लगा हो तो उसको एलाइल कहते हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ कहा गया था कि कौन एक एलाइलिक हैलाइड है, तो सेकंड आंसर है इसका। नेक्स्ट आ रहा है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाई। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, मैं दोबारा आंसर लिखवा रहा हूं आपको। और मेरा आंसर वही सेट उसी पैटर्न में है कि इंटरमीडिएट ऑफ reaction is carboanion, nitro group present at ortho para position, stabilize carboanion
Nitro group present at orthopara position stabilize carboanion via resonance effect and increase the rate of nucleophilic substitution. नोट करो. तो रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोनाइन है और अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे बैठा हो तो वो कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर देता है, जिससे एसिड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है. विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. तो हमें पहले C4H9Cl के आइसोमर ड्रॉ करने पड़ेंगे. हालांकि लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन यहां से आया है, तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो आप समझ पाओगे. अदरवाइज जो तरीका है वो ये है कि पहले फिर हम सारे इसके आइसोमर्स ड्रॉ करें. दैट इज द बेस्ट वे. तो इसका पहला आइसोमर है 1 क्लोरोब्यूटेन. इसका दूसरा आइसोमर है 2 क्लोरोब्यूटेन. इसका तीसरा आइसोमर बन सकता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन. और इसका चौथा आइसोमर है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन. आइसोमर्स ड्रॉ करो. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो लास्ट क्लास में भी आपने क्वेश्चन किया था. ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो इसका आंसर फोर्थ है. इसका मतलब आपको सिर्फ अब एग्जाम में क्या करना है, आपको ये चारों स्ट्रक्चर एग्जाम में बना के तो आने नहीं. किसी बच्चे को अगर सीधा आंसर याद है तो वो लिखकर आ सकता है. अदरवाइज जैसे मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं, तो आपका आंसर होगा टर्शरी. इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. और आप इसका स्ट्रक्चर देकर आओगे. रीजन आपसे नहीं मांगा है. आप कॉमन नेम भी लिख के आ सकते हो, आईयूपैक नेम भी लिख के आ सकते हो. नाम उसने मांगा नहीं है, बट ऑब्वियसली यू शुड राइट द नेम. चाहे आप कॉमन नेम लिखो, चाहे आप आईयूपैक नेम लिखो. तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग है. कल हमने क्वेश्चन किया था, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटता है. अगला रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर हाइड्रोजन प्रोडक्ट. तो अभी आपने रिएक्शन देखा था, ये एनसीईआरटी केसी है. ब्रोमीन अगर लाइट के साथ हो या हीट के साथ हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है. बेंजीन के साथ फ्ली कार्बन बेंजाइलिक, ऐसे में बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है. एल्कीन हो तो एलाइलिक, बेंजीन हो तो बेंजाइलिक. अगर आप मेरी लेक्चर से रिवाइज करोगे जो पहले दिए थे, हमेशा मैंने यही लाइन यूज करी है, बेंजीन बेंजाइलिक, एल्कीन एलाइलिक. जो दूसरा है ये मार्कोनी का एडिशन है. जिन बच्चों को दिक्कत होती है आप इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन खोल सकते हो.
बॉन्ड लाइन नोटेशन खोलने से कम आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको ऑब्वियसली मार्कोनिकॉफ लगाना है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। आयोडीन यहाँ आ जाएगी। पर क्योंकि बॉन्ड लाइन में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो रूल सीबीएसई का ये होता है, आपको फिर बॉन्ड लाइन में ही जवाब देना है। ये इसका राइट आंसर लिखने का सही तरीका होगा। ये सही है, ये अपने लिए करना भी अच्छा है जिन बच्चों का हाथ नहीं बैठा होता या जो पहचान नहीं पाते। लेकिन अल्टीमेटली अगर बॉन्ड लाइन में कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आपको बॉन्ड लाइन में ही उसका फाइनल आंसर देकर आना। एक्चुअली 5-10 बच्चों को नया एडमिशन दिया हुआ है, कुछ की ट्रायल भी चल रही है, इन्होंने लिंक शेयर कर दिया। अब ये बच्चों को ये नहीं पता, ये ऐप ट्रैक हो रही होती है सारी, इसमें फोन नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सबके। तुमने टीम को काम दे दिया, अब वाइस वाले खुश हो जाएंगे, हमें केस मिला सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली उनको आदत है कि ये जूम का लिंक है, उनको ये नहीं पता यहाँ ट्रैकिंग चल रही है साथ में। पर आप देखो अभी भी कितने भोले बच्चे बैठे हैं, इतना पढ़ाई पढ़ी है, अभी भी उसको मतलब बुद्धि है ना, देखो अपनी अपनी, वो अभी भी कुछ और सोच रहा है। इन बच्चों के लिए हम कुछ खास कर नहीं पा रहे। हाँ जी, सेम क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि इसमें मल्टीपल सेट भी थे और मैंने कंपार्टमेंट केस भी डाला हुआ है। तो मैं अब इसमें यही खोल देता हूँ, ये आपकी कार्बन है, अगर आप बॉन्ड लाइन नोटेशन को सही समझ जाओ। ये मैंने एच लगा दिया आपको समझाने के लिए, बोर्ड में तमाशा मत करना ये वाला। ऑब्वियसली आप मार्कोनी का रूल लगा रहे हो, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, पाई बॉन्ड टूटा, जिस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था उसी पे दूसरा जाएगा और इस वाली कार्बन पे आके हेलोजन लग जाएगी। ब्रोमीन लाइट और हीट, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। एफआरएस याद करो, एल्कीन एलाइलिक, बेंजीन बेंजाइलिक। तो ये हो जाएगी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। एलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन। आप ऊपर की कार्बन भी यूज कर सकते हो, नीचे की भी कर सकते हो। और देखो क्लियर लिखा हुआ है मोनो हेलो, इसको सीखो। आपको एक ही हेलोजन एटम लगाना है। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व करो। लास्ट क्वेश्चन है जी, वाई डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस। तो हम ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 था ये, आप इसको रिविजिट कर लेना। इसमें मैं एज ए पॉइंटर अगर आपको याद कराऊं तो यही था कि डायपोल मूवमेंट जो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज एंड लेंथ। तो जो हमारी क्लोरोबेंजीन है उसमें सीसीएल बॉन्ड भी छोटा है क्योंकि sp2 कार्बन के साथ लगा होता है, और सीसीएल बॉन्ड लेस पोलर है क्लोरोबेंजीन का, क्योंकि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्वेश्चन का डिटेल आंसर आप दोबारा देख के लिख लेना। और सी पार्ट भी हमारा रिपीट हो रहा है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। चलो मैं दोबारा लिखवा दूंगा इसका आंसर, जैसे ये भी रिपीट हो रहा है। या ठीक है, ये भी अब हो ही गया तो आप छोड़ दो इसे। क्वेश्चन नंबर 18 मेंशन कर लो। तभी हम कहते हैं कि जो खासकर एवरेज बच्चे हैं, आप ध्यान लगाओ, 10 ईयर लाइफ लाइन है। आप देखो, अब ये 3 में से 2 नंबर का तो रिपीट हो गया। और अगर आप पीछे रिएक्शन देखो, इनमें से भी काफी सारी रिएक्शन पहले आ चुकी हैं। सो अगर आप पीवाईक्यू फिजिक्स के मैथ्स के बहुत अच्छे से रिवाइज करो तो आप, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चों के हमने अनएक्सपेक्टेड 90s में आते हुए देखे हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो फोकस होके पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं। तो पीवाईक्यू पे थोड़ी सी R&D करो, थोड़ा सा उस पर विचार करो। और जो मैं JSR में दे रहा हूँ वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो 16 साल की जर्नी आपको मिल रही है।
और बिल्कुल वेरीफाइड आंसर्स आप लिख रहे हो, इसका फायदा उठाओ। बी बार आपको याद है कि हमेशा इस पे मैंने बहुत लंबा लेक्चर दिया आपको कि एल्काइल हैलाइड पानी में क्यों नहीं घुलते। इसका सीधा सा आंसर होना चाहिए था कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। बट अनफॉर्चुनेटली जो एनसीईआरटी है उसने अट्रैक्टिव फोर्सेस से इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, जिससे थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन है वो लंबी पड़ जाती है। सो हम इस पे ध्यान लगाते हैं। तो आप एक बार फिर से इसका आंसर लिखो। एनसीईआरटी ने अट्रैक्टिव फोर्सेस और एनर्जी बैकग्राउंड पे इसे एक्सप्लेन करा हुआ है। आओ आंसर लिखें। इसका आंसर है मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक intermolecular force of attraction between two alkyl halides and two water molecules, but less energy is released when alkyl halide form attraction with water। पहले यहां तक लिखो, मैं रिपीट कर देता हूं। मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक intermolecular force of attraction between two alkyl halides and two water molecules separately, but less energy is released when alkyl halide form attraction with water। Less energy is released when alkyl halide form attraction with water। फिर इससे क्या होता है? तो एनसीईआरटी कहती है इससे जो इसका घुलना है दैट बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। सो मोर एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अट्रैक्ट पुरानी अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन फॉर्म होती है, लेस एनर्जी पैदा होती है जब नई अट्रैक्शन बनती है, विच मेक्स solubility नॉन स्पॉन्टेनियस। थर्मोडाइनेमिकली नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे व्हाट्सअप मत करना क्या हम इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखाएं। ये तब होता है अगर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। हमने आपको ऑलरेडी नोट्स दिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करा हुआ है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको सारा ही लिखकर आना है। मैं अट्रैक्शन आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ कि भाई दो एल्काइल हैलाइड जब अकेले थे तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा थी, दो पानी के मॉलिक्यूल जब अकेले थे तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा थी। तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन एनसीईआरटी के हिसाब से ये ज्यादा है, और इनको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और जब एल्काइल हैलाइड पानी के साथ अट्रैक्शन फॉर्म करता है, क्योंकि वीक अट्रैक्शन फॉर्म करता है, तो हीट कम लॉस होती है। ये थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का, जो फॉर सम स्ट्रेंज रीजन एनसीईआरटी ने इस टॉपिक में लगाया और कहीं नहीं लगाया। अल्कोहल पानी में क्यों घुलते हैं, ईथर पानी में क्यों घुलते हैं, अमीन पानी में क्यों घुलते हैं, उनमें एनसीईआरटी सीधा बोलती है जी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। लेकिन इस केस में एनसीईआरटी अड़ गई है कि थर्मोडायनेमिक के हिसाब से चलना है। इसीलिए आगे जाके मैं क्लासेस में भी कह रहा हूँ, लाइफ अनसर्टेन होती है तो मैं बहुत कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मन बहुत है कि अगर हो सके तो मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग क्लासेस दूं, जिसमें हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपको पढ़वाएं। उससे भी आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा और आपको दिखेगा अपने लेवल पे भी। आज क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर एनसीईआरटी चेक करो हेलोल्केन की, कि देखो एनसीईआरटी ने कैसे थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करा हुआ। सो ये क्लास थी, मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।
इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो कल कंटिन्यू करेंगे।